नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। साल 2016 में हुए थे रियो ओलंपिक्स। इसमें विनेश ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनके घुटने में बेहद खतरनाक चोट लग गई, जिसके चलते वो करीब 9 महीनों तक मैच से दूर रहीं। वापसी की साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल के साथ धमाकेदार वापसी थी ये, पुनर्जन्म जैसी। 2018 में वो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई। 2019 तक आते आते विनेश ने 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना शुरू किया। इतने सारे मेडल जीतने और अपनी कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 रेसलर बनने के बाद विनेश जब टोक्यो गईं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो मेडल नहीं ला पाई। हमने देखा ही है, हमारे यहाँ जो जीतता है उसे जनता एकदम से सिर पर बैठा लेती है, और जैसे ही जीतने वाला हार जाए वो वही जनता उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है। विनेश के साथ भी यही हुआ। आपको दंगल फिल्म याद है, साल 2016 में आई थी। इसमें आमिर खान ने रेसलर महावीर फोगाट का रोल प्ले किया था। उन्हीं महावीर फोगाट के छोटे भाई की बेटी हैं विनेश। तो जब विनेश हारी, तब महावीर फोगाट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, मैंने विनेश की आज तक इतनी खराब फाइट नहीं देखी। ऐसा लगा कि उसने ज्यादा कोशिश नहीं की, इससे घटिया फाइट नहीं देखी। इसके बाद 10 अगस्त को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने ओलंपिक्स विलेज में टीम इंडिया के बाकी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया, उनके साथ एक फ्लोर पर रहने से मना कर दिया, अपने मुकाबलों में टीम की ऑफिशियल किट नहीं पहनी, उन्हें नोटिस भी भेजा गया। कहा गया कि 16 अगस्त तक जवाब दिया जाए। इसी के साथ WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने विनेश को खोटा सिक्का तक कह दिया। कहा कि सरकार ने विनेश के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और वो कुछ नहीं कर पाई। ब्रजभूषण ने विनेश के कोच वालरकोस पर भी सवाल उठाए, जो हंगरी के रहने वाले हैं। कहा कि विनेश के कोच उसे हंगरी लेकर चले गए, जहां अपनी पत्नी के साथ ट्रेनिंग करवाई, बाकी रेसलर्स के साथ नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि ओलंपिक्स के पहले विनेश ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन माने IOA से नाराजगी जताई थी। कहा था वो 4 महिला रेसलर्स के लिए एक भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दे रहे। विनेश ने ट्वीट किया था कि कई गेम्स में खिलाड़ी को कई सपोर्ट स्टाफ मिलते हैं और यहाँ 4 लोगों के लिए एक फिजियो नहीं दिया जा रहा। तो ये तो था अब तक का मामला। आज जब हमारी नज़र विनेश के एक्सपीरियंस पर पड़ी, तो हमें लगा कि इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हम आपको उनके एक्सपीरियंस के वो हिस्से बताएंगे जो हमें सबसे अहम लगे, जिन्हें पढ़कर लगा कि इसे हर किसी को जानना चाहिए कि एक एथलीट के ऊपर क्या कुछ गुजरती है। सबसे पहले बताते हैं कि विनेश ने बाकी रेसलर्स के साथ ना रहने के आरोपों पर क्या कहा। वो कहती हैं, भारतीय खिलाड़ियों की लगातार टेस्टिंग हो रही थी और मेरी टेस्टिंग नहीं हुई थी। क्या होता अगर मैं फ्लाइट से इन्फेक्ट होकर आ जाती और उन्हें भी संक्रमित कर देती? मैं केवल उन्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं बस 2-3 दिन अलग रहना चाहती थी ताकि कोई रिस्क ना हो। ये कौन सी बड़ी बात है? बाद में मैं उन्हें ज्वाइन करने ही वाली थी। बाद में मैंने सीमा के साथ ट्रेनिंग भी की, तो कैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूँ। अब बताते हैं कि गेम में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर विनेश ने क्या कहा। वो कहती हैं, ओलंपिक्स में कोई भी एथलीट ऐसा नहीं होता जिस पर प्रेशर ना हो, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। विनेश प्रेशर के चलते नहीं हारी। जजमेंट देने से पहले एथलीट से पूछे कि क्या गलत हुआ। टोक्यो में मैं ठीक थी, मैं ह्यूमिडिटी के लिए तैयार थी, सॉल्ट कैप्सूल्स मेरे पास थे, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स पिए थे। साल 2017 में मैं कंकशन का शिकार हुई थी। कंकशन माने एक तरह की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तब से मुझे दिक्कत हो रही है, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब मेरा सिर किसी चीज़ से टकराता है तो ये वापस आ जाता है। बाउट वाले दिन मुझे वो फील नहीं आ रहा था। वेट कट के बाद मैंने वार्म अप भी किया, तब भी फील नहीं आई। बाउट के 1 दिन पहले मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने कुछ न्यूट्रिशन पिए थे, लेकिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जब सुबह उठी तो वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ, मुझे दर्द हो रहा था, मेरे शरीर में कुछ नहीं था। आखिरकार मैंने वॉमिटिंग कर दी। स्टेडियम तक बस राइड के दौरान मैंने अपनी फिजियो से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले बाउट के बाद मैंने सॉल्ट कैप्सूल ली, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर एक और ली। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी क्योंकि वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे फील नहीं हो रहा था मैं कंट्रोल में हूँ। मैं कांप रही थी। दूसरे बाउट में मैं जानती थी कि मैं हार रही हूँ। मैं देख रही थी कि सब कुछ जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग इस लेवल तक ब्लॉक हो गया था कि मैं ये नहीं जानती थी कि टेक डाउन को कैसे पूरा करूँ। मुझे हैरानी है कि मैं ब्लैंक्ड आउट हो गई।
ये तो विनेश ने बताया कि बाउट वाले दिन माने टोक्यो में क्वार्टर फाइनल वाले दिन वो शारीरिक तौर पर क्या महसूस कर रही थी। इसके बाद उन्होंने मानसिक पहलुओं पर भी बात की। कहा, मैं एक भावुक व्यक्ति हूं। मैंने जब 2019 में वेट बदला था तब मैं डिप्रेशन का शिकार हुई थी 3 महीनों तक। मैं स्पेन में थी, मैं सो नहीं पाती थी। लखनऊ आई तो ये और बुरा हो गया। अगर कोच थोड़ा सा भी हाई पिच में बोलते तो मैं रोने लगती थी। एक एथलीट के तौर पर हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर इतना होता है कि हम हमेशा उस थिन लाइन पर होते हैं और जब वो लाइन क्रॉस होती है वी आर डन। उस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रही थी और इससे सफ़र भी कर रही थी। एशियन चैंपियनशिप में मैं चोटिल हो गई, तब मुझे लगा ये मुझे ख़त्म कर देगा। मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी था। परिवार में हर किसी ने मेरी मदद की, लेकिन सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो मेरे अंदर चल रहा है। मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और वो थिन लाइन में क्रॉस कर सकती हूँ। आपको लगता है कि मेडिटेशन करना और साइकोलॉजिस्ट से बात करना काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, केवल हम जानते हैं। अब मुझे रोने में मुश्किल होती है, मेरे अंदर इस वक्त ज़रा भी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी हार का पछतावा भी नहीं करने दिया। हर कोई अपने चाकों के साथ तैयार था। कम से कम मेरी हार की वजह से टीम के लोगों को तो अब्यूज़ मत करो, वो मेरे से ज़्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मेहनत की। विनेश ने आगे कहा कि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि वो प्रेशर में थी या मेंटली डिस्टर्ब्ड थी और वो अपनी जर्नी की वजह से ही इमोशनल हुई हैं। वो आगे कहती हैं, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था। पैसे, मैं आपको पैसे देती हूँ, जाओ जाकर रेसलिंग करो और नतीजा लाकर दिखाओ। मैं काफ़ी कठोर व्यक्ति हूँ और अगर मैं इस लेवल तक टूट सकती हूँ तो सोचिए उन एथलीट्स का क्या हो रहा होगा जो खाली हाथ लौटे हैं। अगर उनमें से कोई मजबूत ना हो तो सोचिए, जब सिमोन बायल्स ने कहकर परफॉर्म नहीं किया कि वो मेंटली तैयार नहीं थी, तब हमने सेलिब्रेट किया। भारत में आप ये कहकर तो देखो, रेसलिंग को भूल जाओ, बस कहकर देखो कि आप तैयार नहीं हो। जब से मैं घर आई हूँ मैं मेंटली रिकवर नहीं हो पाई हूँ। विनेश कहती हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रही हों, वो ब्लैंक सा महसूस कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि जिंदगी में क्या हो रहा है। वो कहती हैं कि उन्होंने रेसलिंग को सब कुछ दिया और अब छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये छोड़ती हैं और फाइट नहीं करती तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। विनेश को नहीं पता कि अब वो कब मैट पर लौटेंगी। हो सकता है कभी ना लौटें। उनका शरीर नहीं टूटा है, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी हैं।